नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। गली मोहल्ला, दुकान या मॉल, ऑनलाइन या ऑफलाइन, हर जगह डिजिटल पेमेंट की धूम है। बैंक आपका कोसों दूर भले ही हो, लेकिन जेब में अगर मोबाइल है तो मुमकिन है। देश में पिछले कुछ सालों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के इस्तेमाल में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। और आज की तारीख में तो चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े बिल पेमेंट्स के लिए लोग यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यूपीआई लॉन्च होने के बाद से देश की अर्थव्यवस्था को भी उस हिसाब से काफ़ी मदद मिली और आम जनता को जो उसका फ़ायदा हुआ है, जो सहूलियत मिली है, वो एक अलग है। कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक तरफ यूपीआई आगे बढ़ता रहा, डिजिटल पेमेंट का पूरा इकोसिस्टम बढ़ता रहा और साथ ही साथ में फ्रॉड के मामले में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली और इससे आरबीआई भी परेशान है। इसीलिए आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति पेश करते हुए इस बार भी जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, उसके बाद मौद्रिक नीति पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने चिंताएं जाहिर करनी शुरू करी। और ये चिंताएं थी आपके कमाई को लेकर, ये चिंताएं थी फ्रॉड को लेकर। उनकी चिंता के दायरे में बहुत सारी चीजें थी, मसलन अनसिक्योर्ड लोन, उसकी चिंताओं का असर उन पर दिख रहा था। उसमें कुछ सुधार की उन्होंने बात भी कही, लेकिन साफ कहा कि देखिए, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में उचित बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। यानी कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में कुछ चिंताओं की बात उन्होंने करी और पूरा जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसमें भी कुछ चिंताओं से जुड़ी उन्होंने बात कही। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक जो इंपॉर्टेंट बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में अब एक जो प्लेटफॉर्म आने वाला है, जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। ये प्लेटफॉर्म क्या होगा, इसका जिक्र आज आरबीआई गवर्नर साहब ने क्यों किया, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू जो आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने उठाया है वो है ऊंची ब्याज दरों का। थोड़ा प्यार से समझाया है अभी कि जो छोटे लोन देने वाले जो एंटिटीज हैं, एनबीएफसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ब्याज दर इतनी ज़्यादा है कि आरबीआई अब उस पर नज़र गड़ाए हुए है। अभी थोड़ा प्यार से समझाया है, लेकिन सवाल यह है कि ऊंची ब्याज दरों को लगाम में कसने के लिए क्या कुछ वैधानिक फॉर्मूला लेकर आना पड़ेगा या सिर्फ डांट डपट कर प्यार से बात करके मना करके चल जाएगा काम। आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। तो एक तरफ हम बात करेंगे ब्याज दरों के आगे को लेकर क्या ट्रैजेक्टरी रह सकती है, नज़रिया और आउटलुक रह सकता है। दूसरा, जो बैंकिंग सिस्टम में खामियों को उजागर करने की कोशिश आज शक्तिकांता दास साहब ने की। और तीसरा, जो डिजिटल इकोसिस्टम में जो लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनको एड्रेस करने की जो कोशिश की गई है। आज इन्हीं तीनों मुद्दों के इर्द गिर्द होगी हमारी चर्चा, खास क्योंकि ये तीनों मुद्दे आपकी जेब से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान डीके श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं ईवाई इंडिया के। श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्यम कुमार साहब हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं फेस के फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है। और फिरोज अजीज साहब हमारे साथ, डिप्टी सीईओ आनंद राथीवेल। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका भी हमारे शो पर। तो सबसे पहले ब्याज दरों पर ही और इकोनॉमी के आगे की संभावनाओं पर थोड़ा सा नज़रिया ले लेते हैं और श्रीवास्तव सर से समझने की कोशिश करते हैं कि सर, ब्याज दरें एक बार फिर नहीं बढ़ी, लेकिन क्या ये आखिरी बार है जब आरबीआई ने ब्याज दर नहीं बढ़ाई है? आगे कोई गुंजाइश रहेगी या नहीं, क्या देख रहे हैं सर? इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छी और स्वस्थ स्थिति में है। रेपो रेट तो अभी उसी जगह स्थिर रखा गया है 6.5% पर, लेकिन इसके सापेक्ष जो ग्रोथ रेट है FY25 में, अगले 24-25 में, उसको बहुत हेल्दी 7.2% रखा गया है। इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल में है 4.5%। तो एक तरह से कोविड वर्ष के बाद 4 सालों तक 7% से अधिक समृद्धि दर और लगभग 5% और या उससे थोड़ा कम जो है वो मुद्रास्फीति की दर, ऐसी अर्थव्यवस्था भारत की इस समय है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमीज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही स्वस्थ और प्रॉमिसिंग दिखती है। जहाँ तक आपने बात कही कि संभावना क्या है, तो ये सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि संभवतः
अक्टूबर में जब रिव्यू होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, उस समय जो है वो ब्याज रेपो रेट जो है वो थोड़ा घटाया जा सकता है। उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट से घटाया जा सकता है। इसी रेपो रेट से बाकी सारी ब्याज दरें जुड़ी हुई हैं। तो जब ये थोड़ा घटेगा तो उस हालत में इसका प्रभाव पड़ेगा निजी उपभोग पर भी और निजी निवेश पर भी। तो उम्मीद है कि अभी तो समृद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन निजी उपभोग का जो की समृद्धि दर जो है थोड़ा कम है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ 4% है, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन की एक्सपेंडिचर की ग्रोथ है 2.5% पिछले साल यानी 23-24 में। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसके लिए थोड़ा ब्याज दरों में कमी जो है वो अच्छे सिग्नल्स को देगी। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में विश्व के परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो अभी हम लोग घट ब्याज दर को घटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आगे के समय में हम लोग इसको घटाएंगे। ऑलराइट सर, यानी कि अगली पॉलिसी में संभवतः कुछ संकेत ऐसे मिल सकते हैं कि ब्याज दरों में हम थोड़ी सी कटौती देखें। अब सत्यम जी के पास चलते हैं। सत्यम जी, जैसा हमने कहा, जो आम आदमी से जुड़ी हुई दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आरबीआई गवर्नर ने हाईलाइट भी करी। पहला, जो ऊंची ब्याज दरें हैं, ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा करीब, और चूंकि आप हमारे उस पूरी मुहिम से जुड़े हुए थे जिसमें हमने हफ्ता वसूली ऑपरेशन अपना शुरू किया था, और ये कहीं ना कहीं अनाप शनाप ऊंची ब्याज दरों से जुड़ा हुआ मसला था। ठीक है, जो अनरेगुलेटेड इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफशोर्स हैं, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, उनके ट्रैप में अगर आ गए तो ठीक है, लेकिन जो सिस्टम के अंदर जो एनबीएफसीज हैं और छोटी एंटिटीज़ हैं, उनमें इस तरह के एनआईएम और हम देख रहे हैं जो ब्याज दरें हैं, उस पर आरबीआई गवर्नर साहब ने चिंता भी जाहिर की। ऐसा क्यों सर? और ये क्या एक आम कंज्यूमर के हित में है? नमस्कार दीपक जी, धन्यवाद प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और हम लोग कंटिन्यूड इन दो तीन चीज़ों पे बात करते रहे हैं, कंज्यूमर इंटरेस्ट पे बात करते रहे हैं कि ये हाई इंटरेस्ट रेट्स सिनेरियोज में कंज्यूमर इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट हो रहा है। और इस पे पहले भी आरबीआई ने एक दो नोटिफिकेशंस डाले हैं, इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके बारे में भी चर्चा की थी। तो ये जो है चिंताजनक बात है, और ये काफी वक्त से चल रहा था, जब से वो लोन ऐप वाले जो इश्यूज हुए थे तब से चल रहा था। बट अभी तक आरबीआई ने एक गाइडलाइंस बोला फॉलो करने के लिए कि आप अमूमन जो भी आप चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको डिक्लेयर कीजिए। तो डिक्लेयर करने से क्या, एक सेल्फ अवेयरनेस जैसा होता है, एक सेल्फ रियलाइजेशन के जोन में छोड़ा गया। बट उसके बावजूद भी कई सारे ऐप्स जो हैं वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट वाले जोन में चल रहे हैं, और उसको लेकर के एक लगातार एक चिंता का विषय रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि उस तरह के कंप्लेन्स, सुसाइडल कंप्लेन्स या कलेक्शन को लेकर के भी अभी तो एक बहुत बड़ी बैंक के ऊपर में भी काफी सीरियस सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एक्ट किया है। बट जनरली कलेक्शन इकोसिस्टम को लेकर के भी बहुत ही सीरियस सवालात रहे हैं इस दरमियान। सो नेट नेट पहले एडवाइजरी के रूप में रहा है, अब अभी भी एडवाइजरी के रूप में है, बट धीरे धीरे स्टांस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। और हम इसको बोलेंगे तो एक डायरेक्शनली अच्छा है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1 या 1.5 साल पहले जो है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो प्राइस रेगुलेशंस थे उसको हटाए गए। ओके, जहाँ जो कि सबसे पहले था कि वहाँ पे कस्टमर्स उतने अवेयर नहीं है, ये नहीं है, तो वहाँ पे आप सबसे पहले अवेयरनेस के हिसाब से आप एक रेगुलेटेड प्राइस रेजिम था, वो रेगुलेटेड प्राइस रेजिम को हटाया गया। इसकी वजह से क्या है कि ऐप इकोसिस्टम में भी ये फीलिंग आई कि आरबीआई उस तरह से कीन नहीं है प्राइस को रेगुलेट करने के लिए। हाँ, इंफॉर्मेशन के लिए जरूर कीन है कि कस्टमर को पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज कितने खर्चे पे खरीद रहे हैं, किस कॉस्ट पे खरीद रहे हैं, बट उसकी कीननेस वहीं तक है। बट ये जो अभी जो लेटेस्ट जो डायरेक्शंस आया है, या आरबीआई के जो लगातार जो स्टेप्स आ रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में है कि दे आर विलिंग टू गो एनी एक्सटेंट जो कि जरूरत है एक कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो डायरेक्शनली हम मानते हैं कि ये सही डायरेक्शन है। इंटरेस्ट रेट कई सारे एनवायरनमेंट में अभी भी बहुत हाई चल रहे हैं, और किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेसेस को जो है एक लिमिट के ऊपर में वो बिजनेसेस सपोर्ट नहीं करती है उतनी तरह के इंटरेस्ट रेट। अगर आप कैपिटल की तरफ से भी देखेंगे तो सपोर्ट नहीं करती है। तो जरूर कहीं ना कहीं से वहां पे स्ट्रेस एक बिल्ड होता है बिजनेस के अंदर में या इसके अंदर में, जो कि नॉन सपोर्टिव है उस बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो ये एक डायरेक्शनली वेलकम स्टेप है दीपक जी, और कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छा ये है। और इसके पहले भी जैसा हमने बोला कि की फैक्ट स्टेटमेंट्स वगैरह दिया जा रहा है लगातार, करेक्ट। जिसकी वजह से कि कंज्यूमर को पता होता है कि कौन सी लोन कितने कॉस्ट पे वो ले रहे हैं, जिसमें कि बड़े एंटिटी को भी अब लाया गया है, जबकि पहले सिर्फ छोटे एंटिटी को लाया गया था। तो कुछ कुछ अच्छी स्टेप्स हो रही हैं, एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द होल एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। यूजूरियस, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा हूँ, जो वर्ड आरबीआई गवर्नर साहब ने इस्तेमाल किया उसका मैं उसका मीनिंग देख रहा था, तो उसका मीनिंग है चार्जिंग इलीगल और एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द यूज़ ऑफ मनी। अब अगर इसका लिटरल मीनिंग यही है, इसमें इलीगल शब्द भी है, और अगर ये रेगुलेटर के मुंह से निकला है तो आप समझ जाइए कि आरबीआई किस हद तक जा रहा है। लेकिन मैं आऊँगा, अभी बहुत सारी बातें करनी ज़रूरी हैं कि सिर्फ कड़क शब्द ही बोल देने से, गाइडलाइंस या दिशा दे देने से काम बन जाएगा, या कुछ आपको एक ब्रैकेट भी बांधना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट का, जो कि कंज्यूमर्स की पुरानी डिमांड रही है। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अब आऊँगा वापस कंज्यूमर की पॉकेट की तरफ। फिरोज़ अली साहब के पास चलेंगे। फिरोज़ साहब, ये भी कहा जा रहा है कि भाई अब चेंजेस अगर नहीं हुए तो ये भी हो सकता है कि हाई एफडी इंटरेस्ट रेट्स का ये शायद आखिरी विंडो है। तो क्या ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स एट हायर रेट्स पर बुक करने का परफेक्ट समय है? इसके बाद से गड़बड़ हो जाएगी? आई थिंक रिटेल निवेशक को जो एफडी के रेट्स हैं वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि अगर रेपो रेट कम भी होता है 25 पैसे का तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। और जो भी है एफडी के रेट्स जो हैं वो करंटली लॉक इन करना सेंस बनता है, बट उसको इतनी भी आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेट रिडक्शंस इतनी स्टीपली नहीं होगी, ये हमारा मानना है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है कि लंबी अवधि के जो ब्याज हैं, देखिए एफडी जो है, अगर आप 5 साल की लंबी अवधि की एफडी की बात करें तो उसमें ब्याज दरों में ज्यादा बढ़ोतरी भी नहीं हुई है, क्योंकि आज की डेट में 10 ईयर के बॉन्ड जो गवर्नमेंट के हैं वो 7% पे चल रहे हैं। माना कि रेपो रेट 6.5 पे है और 10 ईयर जी से सिर्फ आधा % ज्यादा है। एक्चुअली लास्ट 10 साल की एवरेज देखें तो रेपो रेट से 10 ईयर की जो गवर्नमेंट बॉन्ड की पेपर होती है उसकी ब्याज दरें 1.5 से 1.25% ज्यादा होती है। तो इस बार जो रेपो रेट घटाया जाएगा उससे आपकी एफडी रेट्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी बढ़नी चाहिए। इंडिया में हमेशा शॉर्ट अवधि की ब्याज दरें कम होती हैं, कोविड तक यही हाल था, और लंबी अवधि के ब्याज बहुत ज्यादा होते हैं। इसको बोलते हैं अपवर्ड यील्ड कर्व। अब वो बड़ा फ्लैट सा हो गया है, 5 साल के पैसे का भी वही ब्याज है, 10 साल के पैसे का भी वही ब्याज है, 2 साल के पैसे का भी वही ब्याज है। इसको कहते हैं फ्लैट यील्ड कर्व। तो ज्यादा एफडी के रेट्स घटने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो बड़े इतने नहीं थे, खाली रेपो बढ़ा था कोविड के बाद। सो शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व। सो आई थिंक लॉक इन करना है तो अच्छा ब्याज है, बट इतनी जल्दबाजी करने की आपको इतनी जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर रिटेल निवेशक। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार तीनों मोर्चों पर अभी सवाल बाकी हैं। पहला आर्थिक मोर्चे पर, उसमें जो जीडीपी पर भी अपना नज़रिया बिल्कुल गढ़ा के आरबीआई ने रखा है, उसके फ्यूचर के लिए क्या मायने हैं, नंबर 1। और जीडीपी प्रोजेक्शंस को लेकर क्या मायने, हमारी इकॉनमी किस तरफ जा रही है, और अभी जो गवर्नमेंट आ रही है कल परसों में उसका और आरबीआई के नज़रिए का कुछ कोरिलेशन है, या वहाँ पर हमें कुछ ऊपर नीचे के करेक्शंस देखने को मिलेंगे, ये हम पूछेंगे आर्थिक नज़रिए से। एक कंज्यूमर एंगल से टेक्नोलॉजी की स्थिति में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आरबीआई ने कही है वो ये कही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में फ्रॉड्स को रोकेगा। तो डिजिटल फ्रॉड पर डिजिटल इलाज, जो हमारा आज का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक आम निवेशक को अब आगे क्या करना है, सेविंग्स में कहाँ ज़्यादा मौके हो सकते हैं अभी के नज़रिए से। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन तीनों मुद्दों पर चर्चा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद दो तीन चीज़ों जो उभर कर सामने आई हैं आम कंज्यूमर के लिए, उन्हीं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। श्रीवास्तव सर, अब आर्थिक मोर्चे पर अभी आरबीआई का फोकस आपको किस पर ज़्यादा लगता है? क्या प्रायोरिटी होगी इकोनॉमिक रिकवरी पर, ग्रोथ, या फिर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, या इन्फ्लेशन थोड़ी सी अगर कूल हो भी गई है तो फिर थोड़ा सा ग्रोथ भी हर्ट हो रही है, उस तरफ देखना होगा, नंबर वन। और जो रिकॉर्ड डिविडेंड दिया गया है नई सरकार के लिए, उससे अब क्या समझ में आ रहा है और उसका सरकार अब क्या करेगी? अगर ये तीनों चीज़ें कहीं मिल रही हो तो बताएं सर। अब जैसे मौद्रिक नीति जो है वो एक स्थायी स्थिति में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन पर ही जो है आरबीआई का पहला ध्यान रहता है और उसके बाद जो है वो ग्रोथ को देखती है। ग्रोथ को प्रभावित करने वाली राजकोषीय नीति जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण की है। और इत्तेफाक से इस समय जो राजकोषीय स्थिति है, विशेषतः केंद्रीय सरकार की, वो भी बहुत मजबूती से चल रही है। फिस्कल डेफिसिट जो एक समय 9.2% तक बढ़ गई थी कोविड के साल में, वो अब घट करके सीजीए के आंकड़ों के अनुसार जो है वो 23-24 में 5.6% तक आ गई है। और उम्मीद है कि अब जो पूरे साल का बजट अब आएगा नई सरकार के द्वारा, उसमें ये टारगेट दिया जाएगा कि इसको घटा करके किस तरह से अगले 2 सालों में 4.5% तक लाया जा सकता है। तो राजकोषीय जो दृष्टि है उसके हिसाब से ये स्थिति अच्छी है। और गवर्नमेंट जो है ग्रोथ को सपोर्ट करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को लेकर के। तो एक और जो है मॉनेटरी पॉलिसी में देखा जाएगा कि क्या स्थिति बन रही है कि ब्याज दर को कम करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। दूसरी ओर केंद्रीय सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपैंड करके कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ को बढ़ा करके ये कोशिश करेगी कि समृद्धि को और ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए। तो अब इस समय जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का सपोर्ट, फिस्कल डेफिसिट में और घटाने की स्थिति, और साथ साथ कुछ रिलैक्सेशन किया जा सकता है, क्योंकि देखा गया है कि रूरल डिस्ट्रेस है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ पिछले साल कम हुई थी, 1.4% रह गई थी। फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सब्सिडीज में जो कमी हो रही है उसको रोका जाए, और मनरेगा इस तरह के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है उसमें थोड़ा एलोकेशन बढ़ाया जाए। इसके बावजूद जो है वो जो फिस्कल पॉलिसी का थ्रस्ट है वो ग्रोथ को ही सपोर्ट करेगा। और मॉनेटरी पॉलिसी का थ्रस्ट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत सुदृढ़ स्थिति में है इस समय। यानी कि दोनों मोर्चों पर, ग्रोथ के मोर्चे पर भी लगाम आप कह सकते हैं या कंट्रोल कह सकते हैं, और दूसरा इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है ही आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अंदर, तो वहाँ पर भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यही स्थिति बनी रहे आगे भी और ज़्यादा मौके आएँ उन्नति के और समृद्धि के। अब आते हैं सत्यम कुमार जी आपके पास, और जी आरबीआई ने जो लॉन्च किया है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल पेमेंट फ्रॉड है। अब इसमें दो तरह की बात कह रहे हैं ये, एक तो नेटवर्क लेवल इंटेलिजेंस शेयर होगा और रियल टाइम डेटा शेयर होगा। अब क्या ये कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है जो अब तक नहीं आया था, अचानक अब आ गया, और इससे कैसे डिजिटल पेमेंट फ्रॉड रुक जाएंगे, इसके हम कितने उम्मीद लगाएं? आप म्यूट पर हैं सत्यम जी शायद। सॉरी। तो दीपक जी, एक तरह से हम देखें तो आरबीआई लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे सिस्टम को कंज्यूमर के फेवर में बेहतर से बेहतर किया जा सके। और आरबीआई इनोवेशन हब करके एक विंग है जो कि एक्टिवली इसी पे काम कर रही है, और जिसमें कि सीईओ से सीजीएम लेवल स्तर के हर एक तरह के लोगों को डिप्यूट किया गया है और डायरेक्टली आरबीआई के अंदर काम करती है।
तो एक तरफ तो जो कंपनीज हैं उनको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है बाय एपीआई स्ट्रक्चर की, आपको जो कस्टमर की जो वैलिडेशन करनी है, उसके जो फ्रॉडलेंट अकाउंट है, नॉन फ्रॉडलेंट अकाउंट है, किस तरह की जो भी केवाईसी चेक्स या अगर किसी और बैंक टू बैंक ट्रांसफर है तो उसके जो चेक्स हैं वो आपको रियल टाइम अवेलेबल रहेंगे। और वो नेटवर्क जो है वो आरबीआई के एक सैनिटाइज विंडो से भी दिया जा रहा है, पब्लिक में वो नेटवर्क अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो कि गुड प्रैक्टिसेस इंस्टीट्यूशन है वो अवेल कर रही हैं। बट एक आरबीआई का भी फ्रेमवर्क बन रहा है बोले, जिसमें कि है कि ये सुविधाएं मैं भी आपको दिलवा रहा हूं मार्केट प्लेस के डिजाइन में, जिसको कि आप अवेल करके इस तरह की प्रोसेसेस को आप इंप्रूव कर सकते हैं या फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फ्रॉड प्रिवेंशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन का जो मूवमेंट है बिटवीन टू इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशंस का जो मूवमेंट है वो एपीआई के द्वारा जो है आरबीआई लगातार इंप्रूव करते जा रही है स्ट्रक्चर, और वो उस पर मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन को नज कर रही है उस पर आने के लिए। तो ये एक काम चल रहा है। और इसके ही साथ साथ ये नया जो आया है, ये कमेटी अभी बनी है, और अगर कमेटी की कंपोजिशन देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेटी है ये दीपक जी, जिसमें कि 2 पेमेंट इकोसिस्टम के वेटरन, एक फिनटेक इकोसिस्टम के वेटरन और एक जो एनपीसीआई में जो पेमेंट जो उन्होंने अर्ली स्टेज में जो फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं, अभय होटा, उनको रखा गया है। उसके अलावा 3-4 जो लार्जेस्ट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा गया है, जहां पे कि सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं, विच इज अबाउट हैंडलिंग द ट्रांजैक्शन एट अ वॉल्यूम विथ लिस्ट रिस्क। तो कॉम्पोजिशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखते हैं कि वो आर्किटेक्चर कैसा निकल करके आता है। बट पैरेलली जो हमने लेंडिंग इकोसिस्टम में एक और स्ट्रक्चर देखा है जो कि आरबीआई में डेवलप हो रहा है, वो यही हो रहा है कि इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन रियल टाइम में अवेलेबल है बाय एपीआई 2 या 3 इंस्टीट्यूशन के बीच में, जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है उसको यूज करके फ्रॉड या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन में फ्रॉड होता है, तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में फ्रॉड नहीं होता है, या उसकी क्रॉस चेक करने की फैसिलिटी होती है। तो ये फैसिलिटी उपलब्ध कराया जा रहा है टू रिड्यूस द फ्रॉड इन द सिस्टम। तो ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, और इससे डेफिनेटली जिस तरह से नए मूल अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं ओवरनाइट, और मूल अकाउंट में से जो है पैसे ओवरनाइट एक जगह से दूसरी जगह चले जाती हैं, तो इसमें रियल टाइम हो सकता है कि जो हम बहुत पहले, जो 1 साल पहले जो बात किए थे आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा, कि आप कोई ट्रांजेक्शन को हॉट थ्रेडिंग कर सकते हैं या हिट मैपिंग कर सकते हैं, कि ये ट्रांजेक्शन को लेबल कर सकते हैं कि ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, ताकि वो पैसे जो है फाइनल एग्जिट के प्रोसेस में कहीं ना कहीं रुके। तो ये डायरेक्शनली देखते हैं ये कैसे निकल करके आता है। बट जिस तरह के लोग इसमें से कमेटी के लेवल पे अभी जुड़े हैं, वो बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन है, और हम सोचेंगे, हमारा मानना है कि इंडस्ट्री से भी हमारी भी फीडबैक जाएगी कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट। वाकई में मैं स्ट्रक्चर देख रहा था, मैं तो सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ। जो मीडिया में आई हैं खबरें उसके मुताबिक संभवतः अभय होता साहब हैं, एनपीसीआई के फॉर्मर सीईओ रहे हैं, और बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं वो इंडियाज़ जो डिजिटल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर वो चेयरमैन हैं इस कमेटी के तो स्वाभाविक रूप से दिशा बड़ी अच्छी रहेगी। स्टेट बैंक है इसमें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक है, जैसे आपने कहा कि लेंडिंग इकोसिस्टम से भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी ये कमेटी होगी, सुलझी हुई कमेटी है, और मुझे लगता है कि ये सिरा ज़रूर खोज निकालेंगे। मैं कम से कम मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं, जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो हम भी उस पर भी उसका विश्लेषण करेंगे। अब आते हैं फिरोज साहब आपके पास, और फिर वही अब एक आम निवेशक के लिए, एक आम आदमी के लिए क्या फिनेंशियल दशा दिशा हो, ख़ास तौर से उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो लोन्स की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब आज की डेट में तो दिक्कत ही हो गई है, आरबीआई खुद परेशान है इन सब चीज़ों से। अनसिक्योर्ड लोन्स में भी जा रहे हैं लोग, तो सिक्योर्ड लोन्स को बैंकों ने अनसिक्योर्ड बना दिया, खैर वो अलग बात है। लेकिन सुबह शाम दिन रात फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं कि लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, लोन अगर पूरा होने वाला तो टॉप अप ले लीजिए। मतलब आप कहीं ना कहीं फंस ही जाएंगे। तो फिरोज साहब, अगर कोई लोन के दबाव में है या प्लानिंग भी कर रहा है, तो रुकना है अभी, या अभी अच्छा मौका है, या आने वाले 2-4 महीने अक्टूबर तक रुक जाए, क्या करें? दीपक जी देखिए, जो लोन की जो ब्याज दरें हैं उसका रेपो से लेना देना ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल बोरोवर के लिए। उसकी जो बोरोइंग रेट्स हैं, उसकी नेगोशिएशन कैपेबिलिटी पे, उसकी अमाउंट ऑफ लोन पे, उसकी कोलैटरल अगर है,
तो उस पे निर्भर करता है। आज अगर मैं बात करता हूँ किसी से, एनबीएफसी जो भी पैसा देना चाहती है वो उनको थोड़ी भी एडवाइस नहीं देती। काफी सारे लोगों के पास म्यूचुअल फंड के यूनिट होते हैं, उनको कोई लोन चाहिए होता है तो वो उनको अनसिक्योर्ड लोन दे देते हैं। आपसे ये भी नहीं पूछते फोन करके कि आपके पास कोई कोलैटरल हो तो आपका ब्याज दर 3% से घट सकता है। रेपो तो 25 पैसा 50 पैसा इधर उधर होगा, बट अगर आपके पास कोई कोलैटरल है, आपको पता ही है कि लोन वापस ही करना है, लेके भागना नहीं है, तो कोलैटरल देने से अगर आपके 3% की ब्याज कम होती है तो एनबीएफसी का फर्ज बनता है कि उसके क्लाइंटेल को वो एडवाइस करे, पहले देखे कि ये 5 चीजों की कोलैटरल है कि नहीं है इनके पास। कोई कभी कभार किसी के पास पीपीएफ होता है, ईपीएफ होता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, किसी भी फाइनेंशियल, काफी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे आप कोलैटरलाइज करके लोन दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड पे 9% पे ब्याज पे पैसा मिल जाता है। आपके पास म्यूचुअल फंड यूनिट छेड़ने नहीं होते क्योंकि इक्विटी मार्केट अच्छी कर रही है, बट आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं। तो आपको एज अ ग्राहक ये देखना है कि मेरे पास कुछ कोलैटरल देने लायक है कि नहीं। अगर है तो उसमें मेरी कितनी ब्याज बचती है। सो दैट्स पॉइंट वन, बायर हैज टू बी वेयर। ओके, आप ये उम्मीद करेंगे कि एनबीएफसी सुधर के आपको एडवाइस करेगी कि आप ब्याज दरें कैसे कम कर रहे हैं या आरबीआई के रेपो रेट से आपका ब्याज कम होगा, तो दैट्स फार फेच्ड। जब तक वो नहीं होता तब तक आपको अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, दीपक जी, फ्रॉम अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर की बात की आपने, तो इसमें देखिए जीडीपी का आंकड़ा बढ़ाया गया है। 8.2% की जीडीपी लास्ट ईयर आई, इसमें 7.2% की जीडीपी की बात हो रही है। महंगाई दर सीपीआई की टारगेट 4% है। तो ब्याज पे छोड़िए, इक्विटी मार्केट पे ज्यादा असर पड़ेगा। अगर आपकी इक्विटी एलोकेशन 50% से नीचे है तो शायद आप मिस आउट करेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। तो एसेट एलोकेशन को चेंज करें। स्टेबल गवर्नमेंट की उम्मीद है 5 साल के लिए। सो दैट्स वन पीस ऑफ रिकमेंडेशन आई विल श्योरली पुट ऑन। ओके, तो मुझे लगता है कि हमने एक आम कंज्यूमर के जो पेन पॉइंट्स हैं, यानी कि फ्रॉड्स, ऊंची ब्याज दरें, उस पर भी आउटलुक ले लिया, पर्सनल फाइनेंस पर भी आउटलुक ले लिया, लोन्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना है, क्या नज़रिया रखना है, और ओवरऑल इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, कितना पैसा है बचा है रिफॉर्म्स के लिए या आगे जो पॉलिसी कंटिन्यूटी के लिए, उस पर भी हमने राय ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिरोज जी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। सत्यम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीवास्तव सर, आपका भी वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।